हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में देखो क्या पढ़ना है अपने को। मैं एक एक करके एक एक पॉइंट समझाता हूँ आपको। देखो पहले तो समझते हैं आज वाले लेक्चर से पहले अपन ने रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, अभी तक अपन ने जनरली रिफ्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन करे थे या इस टाइप की थ्योरी पढ़ी थी। जो मीडियम था ना, मीडियम पैरेलली जैसे इस टाइप से था मीडियम, एक मीडियम यहाँ आ गया, फिर जो दूसरा मीडियम आएगा वो भी पैरेलल था इस टाइप से। ठीक है, और तीसरा जो मीडियम होगा ये इस टाइप से पैरेलली और इस टाइप से पैरेलल करके जितने भी मीडियम थे, कंपोजिट स्लैब पढ़ा जैसे रिसेंट लेक्चर में, उसमें क्या था, ये इस टाइप से मीडियम सेपरेट थे, सारे के सारे मीडियम क्या थे, पैरेलल थे, पूरे की थिकनेस एज इट इज सेम थी। क्लियर है, ये वाले क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं अभी तक। अभी यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, देखो यहाँ अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाई दो सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। प्रिज्म एक ऐसे अरेंजमेंट का नाम है। प्रिज्म क्या है, सिंपली एक अरेंजमेंट का नाम है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो जैसे मान लो ये अरेंजमेंट है। ठीक है, इस अरेंजमेंट में क्या है, यहाँ पूरे अपन इस अरेंजमेंट में मानेंगे पूरा का पूरा होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब इसका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थ्रू आउट पूरे हर पॉइंट पे मीडियम जो है सेम टाइप का है, मतलब होमोजीनियस हो गया। सॉलिड है और ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, 3D में तो ये सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, और ये दो नॉन पैरेलल सरफेस से सेपरेटेड है। ये वाली और ये वाली जो है नॉन पैरेलल सरफेस हो गई। एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस ये हो गई, दोनों की दोनों सरफेस क्या हो गई, नॉन पैरेलल सरफेस से सेपरेट है ये मीडियम। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, क्या है देखो प्रिज्म का, होमोजीनियस एंड सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम इज सेपरेटेड बाय टू नॉन पैरेलल प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन हो, यहाँ रिफ्रैक्शन हो, इज कॉल्ड प्रिज्म। मतलब इस टाइप के अरेंजमेंट का नाम प्रिज्म होता है। ठीक है, क्लियर। अब मान लो रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, मान लो यहाँ से इंसिडेंट रे आई कोई, ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये वाली पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से रे रिफ्लेक्शन के कारण अगर ये इधर वाला मीडियम रेयर है, अंदर वाला मीडियम डेंसर है, तो ये रे यहाँ पे इस टाइप से जाएगी। फिर मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे अगेन रिफ्लेक्शन होगा, मान लो ये रे यहाँ से ऐसे चली गई। मतलब इन दोनों लाइन, एक तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इन दोनों सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुआ क्या, तो इन दोनों सरफेस को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर है ना। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब क्या है, दो सरफेस वो वाली जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है, तो अपन ने जो डेफिनेशन में लिखा है क्या, होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम सेपरेटेड बाय टू नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल होनी चाहिए, अगर ये पैरेलल हो गई इस टाइप से तो ये पैरेलल स्लैब हो गई, तो इस टाइप का तो अपन ने पढ़ चुका है एक बार, यहाँ रिफ्रैक्शन फिर यहाँ रिफ्रैक्शन। इसमें तो क्या होता है, लेटरल शिफ्ट होता है, कोई डेविएशन नहीं आता। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ डेविएशन आएगा या नहीं आएगा, ये अपने को पढ़ना है। इसमें कोई डेविएशन नहीं आया था, ये अपन ने नोट लगा के भी लिख लिया था पिछली वाली क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म का डेफिनेशन। अब ये तो प्रिज्म का मैंने साइड व्यू बताया आपको, ये क्या है, ये है साइड व्यू। साइड व्यू ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म को मतलब साइड से देखने पे कैसा लगता है। ये इसका 3D व्यू बनाया मैंने इस टाइप, इधर 3D व्यू ऑफ प्रिज्म। 3D में जो है, अब बोर्ड के प्लेन में 3D को ऐसे ही ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, वो कौन कौन सी बता देता हूँ, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, दो सरफेस अगर रिफ्रैक्टिंग है, यहाँ से रे आई, यहाँ से आई, और फिर यहाँ से जो है चली गई इस टाइप से, ये तो ये वाली जो है दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई। तो प्रिज्म का मतलब क्या है, सिंपली दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, दोनों नॉन पैरेलल होनी चाहिए, बीच में जो मीडियम होगा सॉलिड ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है प्रिज्म एंगल या एपेक्स एंगल। तो प्रिज्म एंगल क्या है, देखो ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आई ना, एक सरफेस तो ये आ गई और एक सरफेस ये आ गई, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसको बोला जाता है प्रिज्म एंगल या एपेक्स एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल। तीन नाम है, याद रखो, प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। किस किस के बीच का एंगल है, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनी है ना, जहां दो जगह दो सरफेस, दो नॉन पैरेलल प्लेन बनाए ना अपन ने, दोनों नॉन पैरेलल प्लेन पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उन दोनों नॉन पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो एंगल है उसको बोला जाता है प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल, या रिवर्स पैटर्न पे ऐसे भी बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ एपेक्स या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ लिख दिया अगली डेफिनेशन, प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल क्या है, देखो एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आई है, ए और ये वाली दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के बीच में जो एंगल है उसको एपेक्स एंगल।
एपेक्स एंगल के खूब सारे नाम हो सकते हैं, प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका इस प्रिज्म एंगल लिख दूं या एंगल ऑफ प्रिज्म लिख दूं, एक ही बात है, एंगल ऑफ एपेक्स लिख दूं, एक ही बात है। एक चीज ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको कंफ्यूजन कर सकता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, देखो आपको लगेगा यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो ये वाला या फिर ये, या फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ये कोई एंगल होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल, वो नहीं है। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्वेश्चन में लिखा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है वो प्रिज्म एंगल ही है। मतलब जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग एंगल, प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल, या फिर रिवर्स पैटर्न पे एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ एपेक्स। क्लियर। नेक्स्ट होता है बेस एंगल। बेस एंगल का क्या मतलब है, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इसका बेस से कितना एंगल बन रहा है, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद बेस। अब ये दो एंगल होंगे बेस एंगल, एक इधर वाला बेस एंगल हो सकता है और एक इधर वाला बेस एंगल हो सकता है। क्लियर है। तो ये अपन ने प्रिज्म का साइड व्यू देख लिया, ये 3D व्यू देख लिया, एपेक्स एंगल समझ लिया, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल, बेस एंगल समझ लिया, ये जो बेस पे जो भी प्रिज्म का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज सुनो ध्यान से, अगर मान लो ये प्रिज्म का इतना ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, इस टाइप का अगर प्रिज्म होता मेरे पास, ये इस टाइप से प्रिज्म है मेरे पास, क्लियर है, ये इस टाइप का प्रिज्म आ गया। अब मान लो लाइट रे यहाँ आ गई, यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, और यहाँ से ये लाइट चली गई, इमरजेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इसको बोला जाता है इमरजेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इमरजेंट लाइट। अब अगर मान लो ये इंसिडेंट रे आ गई, इमरजेंट रे आ गई, अब यहाँ तो आपको लगेगा ये दो नॉन पैरेलल सरफेस तो थी, अब ये देखो होता क्या है, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन एग्जैक्ट सेम है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूं ना, अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये भी तो ये बन गया ना, अलग थोड़ी है कुछ। ठीक है, तो ये भी प्रिज्म है, इस प्रिज्म में भी वही सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट लगेंगे जो इसमें लगेंगे। अब दिक्कत ये है, इसका प्रिज्म एंगल तो अपने को पता है, इसका प्रिज्म एंगल तो क्या था, ये मैंने आगे बढ़ाया, ये वाला प्रिज्म एंगल था क्या, ये वाले एंगल को अपन ने नाम दे दिया था क्या, ये जो एंगल है इसको अपन ने प्रिज्म एंगल नाम दे दिया। ठीक है, अब उसमें तो प्रिज्म एंगल आपको लगेगा सर दो प्रिज्म एंगल हो गए, एक ये वाला और एक वाला, ये दोनों प्रिज्म एंगल नहीं है। प्रिज्म एंगल अपन ने क्या डिफाइन किया है, देखो यहाँ पे एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल दोनों सेम चीज है। एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये एक सरफेस ये आ गई, एक सरफेस ये आ गई, अब इन दोनों का जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, इन दोनों सरफेस को आगे बढ़ा दिया मैंने, ये दोनों सरफेस को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आगे बढ़ाने पे ये वाला जो एंगल आ रहा है ना, ये एंगल ऑफ एपेक्स होगा, ध्यान रखना, या प्रिज्म एंगल होगा। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली दो सरफेस जहां जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उनको एक्सटेंड कर दो, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वही पॉइंट प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ एपेक्स या रिफ्लेक्टिंग एंगल हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसमें तो समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये भी साइड व्यू है। ठीक है, ये 3D व्यू वाला डायग्राम है। एक डायग्राम और बना के बताता हूँ। मान लो कभी जो है प्रिज्म इस टाइप का बड़ा अजीब सा प्रिज्म आ गया, मान लो ये इस टाइप से आ रहा है, ये मटेरियल है, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं, ये इस टाइप का मटेरियल है। क्लियर। अब यहां तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, मान लो ये इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ गई, ये टकरा के यहाँ चली गई, और फिर यहां से जो है ये रे निकल रही है इस टाइप से। अब यहाँ तो देखो इसमें तो ट्रायंगल शेप परफेक्ट था, इसमें ट्रायंगल नहीं तो क्वाड्रिलेटरल तो था। क्वाड्रिलेटरल में मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस को प्रिज्म एंगल बना। अब यहाँ तो पता नहीं है, हेक्सागन शेप आ गई, 6 साइड हो गई हेक्सागन। तो इस वाली सिचुएशन में क्या करो, आपको तो डेफिनेशन प्रिज्म एंगल का मैंने एक ही लाइन लिखा है, क्या, एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस आइडेंटिफाई करो, क्या इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पता लग पा रही है आपको, एक वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों को एक्सटेंड कर दिया, और दोनों को एक्सटेंड करने पे जो कट करने पे जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये यहां से यहां तक का एंगल एपेक्स एंगल हो गया। क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि प्रिज्म का मतलब ऐसा सुंदर सुंदर सा बना के दे आपको, ठीक है, यही प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म कुछ भी हो सकता है। दो नॉन पैरेलल सरफेस होनी चाहिए, बस वहां पे दो नॉन पैरेलल सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, उन दोनों को एक्सटेंड करके जहां कट कराओगे, कट कराने से आपको एपेक्स एंगल मिल जाएगा। क्लियर है। तो प्रिज्म जरूरी नहीं ऐसा हो, इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल शेप हो सकता है, हेक्सागन शेप, या कुछ भी शेप हो सकता है, बस 2 बार रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जहां 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों को एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड करने में जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट आपको प्रिज्म एंगल होगा। बेस एंगल बता दिया मैंने,
डेफिनेशन प्रिज्म की बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग अपन समझते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा 2 बार, अब मैं रिफ्रैक्शन इसी के केस में समझाऊंगा, ये और ये आपको यहीं से लिख लेना है, जैसे इसमें कहानी होगी वही सेम यहाँ पे भी होगी, बस यहाँ क्या करना होगा आपको, एक्सटेंड करके एपेक्स एंगल निकाल लेना है, ठीक है। आज वाला लेक्चर जो भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा एनसीईआरटी में डेरिवेशन है, बोर्ड में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी, हर बोर्ड में डेरिवेशन होता है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, क्लियर है। तो देखते हैं जरा आगे क्या है। तो नेक्स्ट समझते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा ना, 2 बार रिफ्लेक्शन, उसको पूरा एनालाइज करते हैं। देखो ठीक है कि कितना जो है प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, डेविएशन वगैरह क्या है, ठीक है। तो समझ लेते हैं जरा क्या है। मान लो मैंने एक प्रिज्म बना लिया, यहाँ पे ये प्रिज्म बना दिया मैंने, यहाँ प्रिज्म ड्रॉ कर लिया अपन ने, ये वाला एंगल जो है ए आ गया और ये पूरा प्रिज्म बना दिया मैंने। तो इस टाइप से प्रिज्म बना दिया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे बना लेता हूँ, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे बना देते हैं। ये जो नीचे में है इसको बोला जाता है बेस, ये बेस आ गया यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल ए जो है एपेक्स एंगल है, ए क्या है, ए जो है इसको बोला जाता है एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल, एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल या एपेक्स एंगल ऑफ एपेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है ना, मैं एक इंसिडेंट रे बनाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक इंसिडेंट करा दी, ये इंसिडेंट रे आ गया। अब ये जो रे इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट रे, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा क्या। अब रिफ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँ, पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये आ गया अपना नॉर्मल, फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल आ गया। 2 बार रिफ्लेक्शन होगा तो 2 नॉर्मल आएंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर बाहर वाला मीडियम कुछ नहीं बोला है ना, तो अपन 1 मिनट के लिए यहाँ पे एयर मान लेते हैं, ठीक है। इधर वाला मीडियम मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे बाहर एयर है और इधर भी एयर है, और बीच में जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं प्रिज्म का कुछ एन, यहाँ लिख देता हूँ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, ये जो रे है एयर से अगर डेंसर मीडियम में आ रही तो नॉर्मल के पास आ जाएगी क्या, नॉर्मल के पास, मान लो ये नॉर्मल के पास इस टाइप से आ गई। अब ये वाली जो रे बनाई है ना मैंने, ये जरूरी नहीं कि बेस के पैरेलल ही हो हमेशा, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको टिल्ट बनाया है, क्लियर। इंसिडेंट रे आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल आ गई, ये दूसरा वाला नॉर्मल आ गया जो सेकंड वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन डेंसर मीडियम से कौन सा मीडियम में पहुंच रही है, पहले डेंसर मीडियम में, इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, डेंसर, और यहाँ पे जो है ये रे है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद मान लो इस टाइप से आ गई, इसको बोला जाता है इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ये जो फाइनली रे बाहर निकल रही है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इमरजेंट रे। अब ये वाले एंगल को नाम दे देते हैं आई, आई एंगल का मतलब इंसिडेंट एंगल जो सबसे पहले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ना, ये वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया मान लो R1, ठीक है, और ऐसे इधर वाले एंगल को नाम दे दिया, वैसे तो नाम देना चाहिए क्या मुझे, ये क्या है, आई इंसिडेंट एंगल फर्स्ट सरफेस पे, I1 R1, I2 R2, इस टाइप के नाम देने चाहिए, पर वैसे मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जनरली बुक्स में एनसीईआरटी में सब जगह नोटेशन इसी टाइप के होते हैं जैसा मैं लिखूंगा, ठीक है। इस वाले एंगल को R2 नाम लिख रहा हूँ, R2 मतलब इंसिडेंट एंगल ऑन सेकंड सरफेस। ये जो सेकंड सरफेस है P2R, इस वाले प्लेन पे जो रे आ रही है वो कितने एंगल पे आ रही है, R2, और ये फाइनल एंगल जो है इसको बोला जाता है इमरजेंट एंगल E, क्लियर है। ये इमरजेंट एंगल E आ गया। अब जो है यहाँ से इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाया जा सकता है, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, तो n1 तो 1 हो गया, sin i इक्वल टू n sin r1। ऐसे स्नेल्स लॉ यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं स्नेल्स लॉ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जो है यहाँ पे इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ अलग अलग, जैसे इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P Q R, तो ये हो गया। इन 2 पॉइंट्स को नाम दे दिया M या ST, P Q R S T, और यहाँ जहाँ नॉर्मल कट रहे हैं इसको नाम दे दिया क्या, M। इस पॉइंट को नाम दे दिया M, जहाँ पे दोनों नॉर्मल ने कट किया, ठीक है।
और अब मैं नेट डेविएशन निकालता हूँ। देखो नेट अपन यहाँ जो है ना प्लीज में कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं मेनली डेविएशन की। 2 बार डेविएशन आ रहा है तो 2 बार डेविएशन 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों पैरेलल प्लेन्स होते ना इस टाइप से पैरेलल होते तो यहाँ 2 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद नेट डेविएशन कितना आ जाता था 0। पर इस सिचुएशन में डेविएशन 0 नहीं आएगा। अब डेविएशन 0 नहीं आएगा तो कितना डेविएशन आएगा ये चेक कर लेते हैं। देखो तो नेट डेविएशन निकालने के लिए क्या करूँ मैं, देखो इस रे को बढ़ा दूं। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे इस टाइप से जा रही होती क्या, और फाइनली ये रे इस टाइप से यहाँ से इस टाइप से आ गई है। तो ये वाला जो एंगल है ना इसको नेट डेविएशन एंगल बोलते हैं, 2 बार डेविएशन के बाद में जो एंगल है। ठीक है, तो मैं वैसे डेविएशन 1 बार डेविएशन यहाँ होगा और 1 बार डेविएशन यहाँ होगा। 1 बार डेविएशन तो इस पॉइंट पे होगा और 1 बार डेविएशन इस पॉइंट पे होगा, और दोनों डेविएशन को सम करूंगा ना तो वो डेल आएगा। ठीक है, तो ये मैंने जो है इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया, इमर्जेंट रे को एक्सटेंड किया, दोनों के बीच में जो एंगल है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में डेविएशन आ गया। क्लियर है, तो ये डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। अपने को निकालना है क्या, डेविएशन। तो मैं पहली सरफेस पे डेविएशन निकालता हूँ। पहली यहाँ फर्स्ट डेविएशन होगा, यहाँ सेकंड डेविएशन होगा। ठीक है, तो मैं रिफ्रैक्शन जो पहला डेविएशन एट फर्स्ट सरफेस मैं लिख रहा हूँ, डेविएशन एट फर्स्ट सरफेस या फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो कितना डेविएशन हुआ देखो, इसको मैंने डेल 1 नाम दे दिया। ठीक है, डेल 1 जो है पहली सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन डेविएशन हुआ, तो डेविएशन कितना आ गया यहाँ पे डेविएशन। ये आपको पता है रिफ्रैक्शन में डेविएशन क्या होता है, I माइनस R1, तो यहाँ आ गया कितना I माइनस R1। मोड नहीं लिख रहा हूँ, I1 बड़ा है, ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, मतलब ये रही इधर जा रही, इधर जानी चाहिए थी और इधर आ गई है, इधर जा रही होती इधर आ गई। आप देख लो ये वाला एंगल डेविएशन आ जाएगा। मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ कौन सा वाला एंगल डेविएशन होगा। पहला वाला डेविएशन यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल आ गया ये डेविएशन। ठीक है, तो ये वाला एंगल आप देखोगे यहाँ से ज्योमेट्री लगा के तो I माइनस R1 आ गया। ठीक है, तो I माइनस R1 पहला डेविएशन आ गया। अब दूसरा डेविएशन मैं यहीं पे लिख दूं, डेविएशन एट सेकंड सरफेस ड्यू टू सेकंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डेविएशन ड्यू टू सेकंड रिफ्रैक्शन, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के कारण जो डेविएशन आ रहा है उसको नाम दे दिया मैंने डेल 2। और डेल 2 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, यहाँ से अब डेल 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल 2 जो है ये वाली रे देखो, यहाँ पे ये वाली रे इस टाइप से आगे बढ़ जानी चाहिए थी, और ये वाली रे ऐसे नहीं जाके ऐसे जा रही है, मतलब ये वाला एंगल सेकंड वाला डेविएशन डेल 2 हो जाएगा, ये वाला डेविएशन पहला वाला डेल 1 हो गया। तो डेल 2 का वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है देखो, E माइनस R2 आगे गए तो डेविएशन आ गया कितना E माइनस R2, और डायरेक्शन ये भी आ गई क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में डेविएशन आ गया। यहाँ से देखूंगा तो देखो E माइनस R2 जो है, यहाँ सिंपल सा ज्योमेट्री लगाना आपको। ये वाली लाइन जिसको मैंने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, ये वाली लाइन तो आगे बढ़ा दिया, और ये इधर जा रही है क्या, ये वाली लाइन आगे बढ़ा है, तो ये डेल 2 एंगल निकालना है। डेल 2 एंगल कैसे निकालूं, देखो ये वाली लाइन आगे बढ़ी और ये वाली एंगल लाइन आगे बढ़ी, ये वाला एंगल कितना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक R2 एंगल है, तो डेल 2 निकालना है, तो इस पूरे E में से R2 उठा दूं तो डेल 2 आ जाएगा। तो नेट डेविएशन क्या आ जाएगा, नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। तो नेट डेविएशन चेक कर लेते हैं जरा, नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन, तो 2 रिफ्रैक्शन होने के बाद में जो नेट डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसको डेल नेट या डेल बोल देता हूँ सिंपल। वो क्या होगा, इन दोनों का सम डेल 1 प्लस डेल 2। तो नेट डेविएशन कितना आ गया देखो, I माइनस R1 क्लॉकवाइज प्लस E माइनस R2, और ये भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से डेविएशन जो आ रहा है ना उसको ऐसा लिखा जा सकता है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 क्लॉकवाइज। ठीक है, अब I और E तो पता है, R1 R2 को यहाँ से एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, R1 R2 की जगह क्या आ जाएगा देखो, R1 R2 को यहाँ से इसके एलिमिनेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा देखो। पहले तो मैं ये जो ट्राइंगल है सॉरी क्वाड्रिलेटरल में देखता हूँ जरा कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल, मुझे R1 R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो R1 R2 का वैल्यू कितना आएगा देखो। अब यहाँ से ये वाला नॉर्मल, ये वाली लाइन नॉर्मल है, ये वाली लाइन में नॉर्मल होगी डैश डैश, और ये वाली लाइन में क्या होगी, डैश डैश वाली लाइन नॉर्मल होगी। ठीक है, मतलब ये वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो PSMT, तो क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा आ गया, PSMT। इसमें 2 एंगल तो ये नॉर्मल के कारण आ रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। तो दूसरा एंगल क्या बच रहा है, A प्लस
जो एंगल बचेगा उस एंगल को मैं ऐसा बना के लिखता हूँ, इसका मतलब एंगल होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, SMT। ये मिला के 180 डिग्री होंगे क्या, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम कितना होता है 360, ये 90 गया, तो ये दोनों का सम कितना बचा 180। अब ये जो ट्राइंगल है कौन सा, इसको ऐसा साइन बना दूंगा, लिख नहीं रहा हूं ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल SMT, तो इस वाले ट्राइंगल में देखोगे ना आप, इन ट्राइंगल SMT, तो ये क्या आ रहा है देखो रिलेशन, R1 प्लस R2 प्लस एंगल SMT, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब SMT का वैल्यू यहां से रखूं तो कितना हो जाएगा, तो R1 प्लस R2, SMT का वैल्यू यहां से रखूं तो कितना है 180 माइनस ए इक्वल टू 180 डिग्री, 180 से 180 गायब हो गया, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, ठीक है। अब ये जो डेविएशन वाली इक्वेशन थी ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, R1 प्लस R2 का वैल्यू जो ए आ गया ना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, चाहे दोनों सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसा भी हो, R1 प्लस R2 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू, बट R1 R2 तो दोनों वेरिएबल है, ठीक है, बट R1 एंड R2 दोनों क्या है वेरिएबल, R1 भी वेरिएबल है, R2 भी वेरिएबल है, बट इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जो दोनों बार रिफ्लेक्शन यहाँ अंदर जो प्रिज्म के एंगल R1 का मतलब फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, दोनों का सम R1 प्लस R2 ए कांस्टेंट होगा। अब ये R1 प्लस R2 का वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन देखिए अपन ने I प्लस ई माइनस R1 R2, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है R1 प्लस R2 का वैल्यू ये यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे पास जो है नेट डेविएशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। नेट डेविएशन कितना हो जाएगा फिर I प्लस ई माइनस ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास क्या जाएगा नेट डेविएशन थ्रू प्रिज्म, क्लियर है, तो नेट डेविएशन आ गया कितना I प्लस ई माइनस ए, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, आगे लिख देता हूँ। देखो जो अपन ने दो इक्वेशन बनाई है, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 का वैल्यू मैंने देखा किसके बराबर आ रहा है ए के बराबर, तो जो डेविएशन का देखो मैंने पहला इक्वेशन क्या बनाया था, डेल इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, और ये आ गया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। दूसरा इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, ये वाला इक्वेशन में मैं एक्सप्लेन कर दिया, मतलब ये R1 प्लस R2 वाला इक्वेशन ए यहाँ रख दूं तो डेविएशन कितना आ गया I प्लस ई माइनस ए क्लॉकवाइज डेविएशन आ गया, ठीक है, ये डेविएशन क्लॉकवाइज आ गया, और डेविएशन क्या आ गया I प्लस ई माइनस ए। अब इस डेविएशन का मैं ये जो डेविएशन आया है नेट डेविएशन, इसका I के साथ वेरिएशन देखूंगा कि I में कुछ चेंजेस कर दी जाए तो इस डेविएशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, पहले सुनना ध्यान से। अगर मैंने प्रिज्म को फिक्स कर दिया तो ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, मान लो अगर प्रिज्म को फिक्स कर दिया जाए तो ये ए तो कांस्टेंट हो गया क्या, I और E वेरिएबल होगा, I का वैल्यू अलग आएगा, E का वैल्यू अलग आएगा, I बदलने पे E बदल जाएगा और डेविएशन बदलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंगल दो, अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं कभी भी तो दो चीजें वेरिएबल करा सकते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने I ले लिया और एक वेरिएबल डेल ले लिया, ये दोनों पैरामीटर जो है वेरिएबल है, ठीक है, E भी वेरिएबल है, पर मैं ग्राफ डेल और I के बीच में प्लॉट करूंगा कि डेल और I के बीच में जो है ग्राफ किस टाइप से आता है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी टेबल यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, वो टेबल जब आप बोर्ड में डेरिवेशन करोगे ना, जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं नेट डेविएशन का, तो उस डेविएशन का टेबल नहीं बनानी है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो टेबल के थ्रू क्या समझना चाह रहे हैं अपन, यहाँ अगर मान लो इंसिडेंट एंगल है I, R1, R2, E और नेट डेविएशन जो अपन लिखते हैं ना I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। अभी मैंने प्रिज्म का जो डायग्राम मिटाया है वो डायग्राम इस टाइप से रहा होगा कुछ, ये डायग्राम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ये प्रिज्म बना दिया हमने। अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n2 है, इधर वाला मीडियम n1, इधर वाला मीडियम n1। वैसे मैंने डायग्राम में a लिखा था, पर ये n1 लिख देता हूँ ताकि जनरलाइज हो जाएगा। अगर n1 मीडियम हो भी गया ना, मतलब दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए, इस प्रिज्म के इधर और इधर वाला मीडियम सेम होना चाहिए, जो फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ अगर इस वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो क्या लिखूंगा, देखो n1 sin I इक्वल टू n2 sin R1, ये इक्वेशन समझ में आ गई स्नेल्स लॉ की। ये वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन लगाया, फर्स्ट वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन लगाया। अब मान लो मैंने ये वाला एंगल θ1 मान लिया और ये एंगल θ2 मान लिया, ये एंगल θ3 मान लिया, ये एंगल θ4 मान लिया, तो यहाँ डेविएशन कितना आ जाएगा
θ5, वो θ5 का वैल्यू कितना आ गया, θ5 का जो वैल्यू आएगा ना वो क्या हो गया I प्लस ई, मतलब θ1 प्लस θ4 माइनस θ2 प्लस θ3, ये एक वैल्यू R1 प्लस R2, ये वाला डेविएशन आ गया क्या, ये जो डेविएशन आ रहा है θ5 ना लिख के मैं डेविएशन लिख देता हूँ, ये डेविएशन आ गया क्या, ठीक है डेविएशन आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने पहली सरफेस पे रिफ्लेक्शन लगा लिया, ये अगर दूसरी सरफेस पे रिफ्लेक्शन लगा तो n2 sin R2 इक्वल टू n1 sin E, ठीक है, ये तो मैंने ये इस टाइप से इक्वेशन लिख ली। ये तो क्या किया मैंने, जब इंसिडेंस एंगल क्या था, जब ये इंसिडेंस एंगल क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे इंसिडेंस एंगल मैंने मान लिया कितना, ये पहला वाले केस में इंसिडेंस एंगल अपन ने कितना मान लिया थीटा, अगर मैंने इंसिडेंस एंगल थीटा मान लिया ना, तो इंसिडेंस एंगल थीटा मान लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n1 sin थीटा इक्वल टू n2 sin R1 की जगह क्या मान लिया मैंने θ2, ये तो पहले ही सरफेस की इक्वेशन बनेगी। दूसरे सरफेस की इक्वेशन क्या बनेगी, n2 sin R2 इक्वल टू n1 sin E, तो यहाँ क्या आ जाएगा n2 sin R2 कितना मान लिया, ये R2 का वैल्यू कितना आ रहा है θ3, R2 θ3 इक्वल टू n1 sin और E का वैल्यू कितना आ रहा है θ4, ठीक है। ये तो मेरा कब आ गया, जब मैंने इंसिडेंस एंगल क्या मान लिया θ1 मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं इंसिडेंस एंगल मान लेता हूँ θ2, इंसिडेंस एंगल क्या मान लूँ मैं, सॉरी θ2 नहीं, इंसिडेंस एंगल मान लेता हूँ मैं θ4 के बराबर, इंसिडेंस एंगल θ4 मान लिया, मतलब ये वाली सिचुएशन में मैंने इंसिडेंस एंगल कितना मान लिया θ4। अगर ये θ4 होगा तो देखो पहला रिफ्लेक्शन क्या लिखूंगा मैं, n1 sin, अब i की जगह θ4 लिख दूं इक्वल टू n2 sin, अब यहाँ जो साइन होगा ना, तो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ n1 sin i इक्वल टू n2 sin R1, अभी इंसिडेंस एंगल मैंने क्या मान लिया θ4, ठीक है, इक्वल टू n2 sin, अब यहाँ से देखो जरा n1 sin θ4, ये वाली इक्वेशन देखो जरा n1 sin θ4, तो यहाँ से क्या मैं लिखूंगा n1 sin θ4 इक्वल टू n2 sin, मतलब ये R1 का वैल्यू कितना आने वाला है θ3, ये R1 का वैल्यू कितना आने वाला है θ3, मतलब जो वैल्यू यहाँ R1 का R2 का वैल्यू था ना पहले, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है सेकंड सरफेस पे लिखूंगा तो क्या आ गया n2 sin, वहां R2 लिखता हूँ क्या इक्वल टू n1 sin E, तो n2, अब R2 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे R2 का वैल्यू जो है, पहले मेरे पास इस इक्वेशन को लिखता होगा मैं, तो ये जो है मुझे पता है ये वैल्यू अब साइन R2 का वैल्यू θ2 ही आएगा, θ2 क्यों आएगा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है क्या, R1 प्लस R2 दोनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है क्या, मुझे पता है R1 प्लस R2 दोनों का सम A होता है क्या, तो ये पहले θ3 हो गया तो इसको मजबूरन θ2 आना पड़ेगा, ये वाला एंगल जो R2 का वैल्यू θ2 हो गया, तो मैंने R2 का वैल्यू θ2 लिख दिया, n1 sin, अब ये E कितना आएगा देखो, अब n1 sin θ2 वाली इक्वेशन यहाँ से देखो, ये वाली इक्वेशन देखता हूँ, ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ना, ये वाली इक्वेशन देखो आप, n2 sin θ2 इक्वल टू n1 यहाँ एंगल अपन ने θ1 बना लो, ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, यहाँ θ1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी एंगल कितना आ गया θ1, अगर ये θ1 आ गया तो ये वाला वैल्यू देखो जरा, मतलब यहाँ जो ये E का वैल्यू कितना आ गया θ1, अब E का वैल्यू θ1 आ गया, मतलब डेविएशन कितना आ गया अगेन θ4 प्लस θ1 माइनस θ2 प्लस θ3, मतलब यहाँ वही डेविएशन आ रहा है जो डेविएशन यहाँ आया था। ये सारी कहानी मैंने इसलिए समझाई आपको कि कोई भी इंसिडेंट एंगल है, कोई भी इंसिडेंट एंगल है, मान लो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू कुछ समथिंग 30 डिग्री आ गया, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे कुछ न कुछ ए का वैल्यू आ गया मान लो 40 डिग्री, और डेविएशन आएगा मान लो डेविएशन आ रहा है मान लो 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं आई का वैल्यू 40 कर दूंगा ना, तो अगर यहाँ आई का वैल्यू 40 करूंगा तो ई का वैल्यू 30 आ जाएगा, और ई का वैल्यू 30 आएगा बट डेविएशन वही 60 रहेगा। क्लियर है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, मतलब हर आई के करस्पॉन्डिंग जो है आई के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो ये डेविएशन आ रहा है इस डेविएशन की करस्पॉन्डिंग 2 आई पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है किस टाइप का ग्राफ होता है, देखो ग्राफ समझना है आपको, ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ आ गई हो तो ठीक है, वरना ये ग्राफ रटना पड़ेगा आपको। तो ग्राफ क्या है, देखो ये इस टाइप से ग्राफ होता है, ये यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे ये डेविएशन आ गया, ठीक है। ये प्रैक्टिकल कर ले, पैराबोला नहीं है ये, ध्यान रखना, ये इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है
ये प्रैक्टिकल कर्व है, पैराबोला नहीं है ये ग्राफ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कर्व बना देता हूँ, किस टाइप से बनता है ये, इस टाइप से बना दिया आपने। मतलब हर एक डेविएशन पे इंसिडेंट एंगल का मैंने कर्व बनाया है किसके साथ में, ये जो है इंसिडेंट एंगल का आई का डेविएशन के साथ कर्व बना दिया मैंने, ठीक है। अब इंसिडेंस की देखो यहां से अगर मैं देखूंगा तो हर डेविएशन के करस्पॉन्डिंग, यहां से डेविएशन के करस्पॉन्डिंग ये वाला डेविएशन लूंगा मैं, तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं क्या, दो वैल्यू रखूंगा, तो ये एक वैल्यू तो होगी थीटा, ये एक इंसिडेंस एंगल आई का वैल्यू अगर ये थीटा 1 है ना, तो यहाँ वाला वैल्यू जो होगा ये, अब अगर यहाँ आई का वैल्यू थीटा 1 है तो यहाँ ई भी आएगा कुछ न कुछ, जैसे पहला वाले केस में थीटा 1 आया था तो ई कितना आ गया थीटा 4, ठीक है। तो यहाँ इंसिडेंस एंगल होगा थीटा 4 और यहाँ ई कितना आ जाएगा थीटा 1। मतलब इस सिचुएशन पे जो डेविएशन आएगा वही डेविएशन यहाँ आएगा। मतलब ये ग्राफ देखने पे मुझे पता क्या लग रहा है कि हर डेविएशन के करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे अगर ये मिनिमम वाला पॉइंट छोड़ दे तो। अब इस जो मिनिमम वाले पॉइंट होगा, मतलब ये जब मिनिमम वाला पॉइंट होगा, अब यहाँ देखो आई और ये आई, जो यहाँ पे आई का वैल्यू आ रहा है ना, जो यहाँ आई का वैल्यू आ रहा है, जो यहाँ आई का वैल्यू आ रहा है वो यहाँ ई का वैल्यू आ रहा है क्या, ठीक है। इस सिचुएशन पे जो आई इंसिडेंट एंगल रहा होगा ना, वो इस वाले डेविएशन पे इमर्जेंट एंगल रहा होगा। मतलब हर एक डेविएशन पे दो इंसिडेंट एंगल आएंगे, बस ये जो मिनिमम डेविएशन आएगा, इस मिनिमम डेविएशन को अगर मैं छोड़ दूं तो मिनिमम डेविएशन पे जो होगा आई का वैल्यू ई के बराबर हो जाएगा। मतलब मिनिमम डेविएशन जब भी होगा प्रिज्म से, आई और ई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेशन क्या, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है। मुझे अगर मिनिमम डेविएशन निकालना है, ये मिनिमम डेविएशन पे कौन कौन बराबर हो गया, आई इक्वल टू ई, आई और ई बराबर बराबर हो गए। अगर आई और ई बराबर बराबर है इसका मतलब R1 और R2 भी बराबर बराबर होंगे, ठीक है। R1 R2 बराबर क्यों होंगे, देखो यहां से समझ लो आप, तो यहां से N1 sin I इक्वल टू N2 sin R1, ठीक है। अब ये अगर ये वाला I और E बराबर बराबर हो गए, N1 sin I और ये N1 sin E है ना, इसको भी अगर मैं I कर दूं तो मतलब ये N2 sin R2 है ना, इसकी जगह R1 लिखा जा सकता है क्या, मतलब R1 R2 बराबर बराबर हो गई क्या, और R1 R2 अगर बराबर बराबर है तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्नेल्स लॉ लगाता हूं मैं, N1 sin I। अब यहाँ पे पहले डेविएशन लिख देते हैं, फिर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो डेविएशन कितना आ गया, देखो डेविएशन, अब मैं मिनिमम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या आ गई, अब ये जो I प्लस ई की जगह भी क्या लिख दूं मैं, I प्लस, ये ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, I प्लस I माइनस ए, ऐसा लिख दूं क्या। तो डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का इक्वेशन लिखूंगा तो कितना आ रहा है, 2I माइनस ए। अब यहाँ से जो है I का वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल मिनिमम प्लस A/2, ये मैंने I का इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। तो I का इक्वेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो देखो क्या आ रहा है, स्नेल्स लॉ लगाने पे N1 sin I, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, ठीक है। अब यहाँ R की जगह क्या लिख दूं, R1। मैंने मान लिया प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम क्या है, N1 N1। मैंने प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम क्या मान लिया, यहाँ भी प्रिज्म बना लेता हूँ। ये जो प्रिज्म है इसके दोनों साइड का मीडियम मैंने क्या मान लिया, N1, ठीक है। ये प्रिज्म के इधर का मीडियम N1, इधर का मीडियम N1 और प्रिज्म वाला मीडियम N2 मान लेते हैं, ठीक है। ये भी N1 आएगा। तो N1 sin, ये I की जगह क्या लिखा जा सकता है, यहां से जो है मैं I की जगह क्या लिख दूंगा, N1 sin डेल मिन प्लस A/2 इक्वल टू N2 sin A/2। इस वाली इक्वेशन से मैं N2/N1 कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, तो N2/N1 का वैल्यू कितना आ गया, देखो sin A प्लस डेल मिन अपॉन 2 अपॉन sin A/2, ठीक है। तो इस टाइप से N2/N1 आ गया। अच्छा N2 जो है वो किसका है, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या, और ये N1 किसका है, सराउंड का। तो मैंने यहाँ सराउंड लिख दिया, ठीक है। आजू बाजू जो है सराउंड क्या होगा, उसके प्रिज्म के अगल बगल दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए जब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अच्छा N2/N1 को क्या लिखा जा सकता है, N21
ठीक है। तो n21 क्या आ गया देखो, साइन ए प्लस डेल मिन अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्या है फॉर्मूला देखो, ये जो है इसको n2 अपॉन n1 को मैंने क्या लिख दिया, n21, ठीक है, अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अच्छा, अगर छोटे छोटे से एंगल हो, क्वेश्चन में बोल दिया जाए ए स्मॉल एंगल है, एपेक्स एंगल स्मॉल है, अगर ए एंगल स्मॉल है तो R1 R2 भी स्मॉल होंगे, और R1 R2 स्मॉल है तो I और E भी स्मॉल होंगे। तो साइन थीटा को थीटा लिख दूं तो ऊपर क्या टर्म आ गया देखो, a प्लस डेल मीन बाई 2 अपॉन a बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया देखो, n21a इक्वल टू, ये इसको n21 तो एज इट इज, ये 2 से 2 चला गया, a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू a प्लस डेल मीन। तो यहाँ से जो है डेल मीन का फॉर्मूला आ जाएगा कितना, डेल मीन का क्या वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम डेविएशन का वैल्यू कितना आ गया, n21 माइनस 1 इंटू a। इस टाइप से ये जो है ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल मिनिमम डेविएशन। पर ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, स्मॉल एपेक्स एंगल के लिए, ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा। और ये वाला फॉर्मूला जनरलाइज वैलिड है। बट इस फॉर्मूला में क्या कंडीशन है, इस फॉर्मूला में कंडीशन क्या है कि प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले की कंडीशन, प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम टाइप का, ठीक है। और इसके साथ में कंडीशन क्या है, प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम सेम तो ही सही, साथ में एपेक्स एंगल भी स्मॉल होना चाहिए। ये फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के केस में लगता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको अपन नोट ला के लिख लेते हैं, मतलब ये पूरे डेरिवेशन का कंक्लूजन। देखो अपन ने जो ये डेरिवेशन सोल्व किया, डेरिवेशन तो नो डाउट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इस पूरे डेरिवेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है वो मैंने पूरा का पूरा बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा लेंथी हो गया, वो टेबल वगैरह डेटा वगैरह समझने की वजह से, ठीक है। बट वो डेटा समझ आएगा तो आपको डेरिवेशन इजीली समझ आ जाएगा। वो जो डेल आई ग्राफ बनाया ना अपने, डेल और आई के बीच में जो ग्राफ है वो डेटा के थ्रू समझ आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर्व है, ठीक है। थ्योरेटिकली कोई इक्वेशन बना के नहीं समझा सकता मैं उसको। तो देखो क्या कंक्लूजन निकालते हैं उससे अपन। पहला कंक्लूजन तो n21 इक्वल टू साइन a प्लस डेल मीन अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, ठीक है। ये एंगल a जो है, a क्या है, ये एपेक्स एंगल, और यहाँ n21 क्या है, n21 n2 अपॉन n1, n2 क्या है प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n1 क्या है सराउंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या कंडीशन है समझ लेते हैं। पहली कंडीशन, प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया मीडियम ऑफ बोथ साइड्स ऑफ प्रिज्म मस्ट बी सेम। अगर प्रिज्म के दोनों साइड का मीडियम सेम नहीं हुआ तो फिर क्या करना होगा, फिर अगेन आपको क्या करना होगा, दो बार स्नेल्स लॉ लगाना होगा। पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, दूसरी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, पहली बार डेविएशन निकालो, दूसरी बार डेविएशन निकालो, दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अभी तो ये दूसरा, ये वाला जो फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन का है, क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ है कि मैंने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अपन ने यूज करी थी यहाँ I इक्वल टू E और R1 R2 इक्वल टू A बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में ध्यान रखना दो कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉर्मूला याद रखना। तो फॉर्मूला याद तो बच्चों को होता है पर उसकी कंडीशन नहीं पता होती, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है। दूसरा, इस फॉर्मूले को मैंने रिड्यूस किया इसमें, यहाँ ये थीटा छोटा एंगल होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, तो ये वाला एंगल छोटे छोटे 2 से 2 गायब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूले की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये स्मॉल एपेक्स एंगल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जो प्रिज्म एंगल होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, 2 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री भी चलेगा, ठीक है। तो छोटा एपेक्स एंगल होगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब ये वाले फॉर्मूले में आपको ये तो पता लग गया कि स्मॉल एपेक्स एंगल है, स्मॉल एपेक्स एंगल है, ये तो पता लग गया आपको। साथ में जो है ये ऊपर वाली दो कंडीशन भी इस फॉर्मूले में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है ना ऊपर वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो फॉर्मूला आया है ये कहां से आया, ऊपर वाले फॉर्मूले से आया है क्या। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, ऊपर वाले फॉर्मूले की कंडीशन भी इसमें लगेगी। तो ये जो दो कंडीशन है 1 एंड 2, ये कंडीशन भी इस फॉर्मूले में लगने वाली है। तो इस फॉर्मूले में 3 कंडीशन होगी, 2 तो ऊपर वाली और साथ में एपेक्स एंगल छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट नोट लाके मुझे 4 पॉइंट्स लिखे, एक एक करके सारे पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। पहला पॉइंट क्या है, डेल आई कर्व इज नॉट, डेल आई ग्राफ इज प्रैक्टिकल कर्व। ये ग्राफ जो है ना प्रैक्टिकल कर्व है, ठीक है। दूसरा, इट इज नॉट ए पैराबोला, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल कर्व नहीं है, प्रैक्टिकल कर्व है। और मैंने लिख दिया इट इज नॉट ए पैराबोला, ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है पैराबोला नहीं है, ऐसा नहीं ऊपर की डायरेक्शन में तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन, देयर इज वन एंड ओनली वन
एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। ये जो अपन ने ग्राफ बनाया था ये आई और डेविएशन ग्राफ, ये जो ग्राफ आया ये वाला पॉइंट जो है मिनिमम डेविएशन पे एक ही पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, बाकी हर डेविएशन पे देखो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं, दो, कोई भी एंगल ले लो आप दो आएंगे, बस एक पॉइंट को छोड़ दो मिनिमम वाले पॉइंट पे एक ही आएगा कि यहाँ पे, और वहां आई और ई बराबर बराबर लिख दिया था अपन ने, तो मैंने ये लिख दिया है। और फिर अगली लाइन भी आपको समझ आ गई होगी, फॉर एवरी डेविएशन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई भी डेविएशन होगा उसके लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, जो पिछली लाइन भी है, ठीक है। अगली लाइन क्या लिखी मैंने, इफ आई एंड ई आर इंटरचेंज देन वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आपको वो टेबल बना के दिखाई थी मैंने, आई और ई का वैल्यू इंटरचेंज किया था तो डेविएशन सेम आ गया था, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन याद रखना आपको, डेरिवेशन थोड़ा जो है लेंथी हो गया अपना, डेरिवेशन याद ना भी रहे, पर जब बोर्ड का एग्जाम हो, बोर्ड के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेरिवेशन याद, वो जो टेबल वगैरह जो मैंने बनाई ना, वो पूरी टेबल वगैरह नहीं देखनी आपको डेरिवेशन। देखो भी जो प्रिज्म का डेरिवेशन है, अगर ये बोर्ड में आ जाता है तो आपको कैसे करना है, वो जो मैंने टेबल बनाई ना, वो टेबल नहीं बनानी है आपको, वो केवल समझने के लिए बनाई मैंने टेबल, ठीक है। और वो टेबल नहीं बनानी आपको, और टेबल नहीं बनाओगे तो ग्राफ डेरिवेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको जो मैंने रिजल्ट लिखा है अभी लेटेस्ट, तो रिजल्ट याद रखने आपको, ठीक है। रिजल्ट न्यूमेरिकल पर्पज से रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है बोर्ड के पर्पज से आपको डेरिवेशन आना चाहिए। तो मैं डेरिवेशन देखो आपको बताता हूँ किस टाइप से करना है बोर्ड में। देखो आपने नेट डेविएशन का इक्वेशन लिखा था, नेट डेविएशन क्या आया था, नेट डेविएशन जो आया था डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए, इस टाइप से आ गया था। फिर आपने लिखा क्या यहाँ से, ये तो नेट डेविएशन आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या लिख दिया, फॉर मिनिमम डेविएशन, जो मैंने मिनिमम डेविएशन लिखा उसमें क्या लिखा आपने, आई इक्वल टू ई एंड आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू ए बाई टू। अब आई का वैल्यू यहाँ ई रखूंगा तो डेविएशन मिनिमम होगा, तो कितना हो गया, आई प्लस आई माइनस ए। तो यहाँ से आई का वैल्यू सोल्व करूंगा तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है, आई का जो वैल्यू आ रहा है डेल मिन प्लस ए अपॉन टू, यहाँ टू आई होगा ना, ठीक है। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा लेता हूँ। स्नेल्स लॉ देखो क्या, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, ठीक है। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लिखा तो क्या लिखा मैंने, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r1। अब यहाँ i की जगह क्या लिख लूँ, n1 sin, या i की जगह क्या लिख लूँ, डेल मिन प्लस ए, डेल मिन प्लस ए बाई टू इक्वल टू n2 sin ए बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, n2 अपॉन n1 जो आ गया sin a प्लस डेल मिन अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो इस टाइप से डेराइव कर लेना आपको बोर्ड में, ठीक है। ज्यादा वो टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाने की जरूरत, डायग्राम बनाना है, नेट डेविएशन की कैलकुलेशन एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। अगले वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है अपने पास, पहला न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड डेविएशन बाय प्रिज्म। इस प्रिज्म से कितना डेविएशन होगा। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिज्म एंगल 3 डिग्री दिया है, और यहाँ दोनों साइड कुछ नहीं बोला। अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं बोला जाता तो दोनों साइड एयर मान के क्वेश्चन सोल्व करना होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 3/2। फाइंड डेविएशन बाय प्रिज्म। अब आपको कंडीशन देख लेते हैं पहले, दोनों साइड का मीडियम सेम है क्या, इधर वाला मीडियम और इधर वाला मीडियम सेम है, ठीक है। अब दोनों साइड का मीडियम सेम है तो मिनिमम डेविएशन तो है नहीं यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान रखना, वो जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने डेविएशन का, कौन सा फॉर्मूला था अपना, डेविएशन, ये n21 माइनस 1a इंटू ए, ये इसमें बस क्या कंडीशन थी इसमें अपने पास, इसमें कंडीशन थी कि दोनों साइड का मीडियम क्या हो जाए, सेम। दोनों साइड का मीडियम क्या हो जाना चाहिए, सेम, साथ में मिनिमम डेविएशन, साथ में एपेक्स एंगल। अब यहाँ तो केवल डेविएशन है, ये डेविएशन जो है ये मिनिमम है या नहीं है उसके बारे में तो पता नहीं है, पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें जरूरी नहीं ये वाले फॉर्मूला में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले मैं आंसर लगा के बता देता हूँ। देखो वैसे अगर आप इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से इसको रिड्यूस करोगे ना, तो आपके पास ये आएगा कि मिनिमम डेविएशन आना चाहिए, बट यहाँ तो मैंने मिनिमम डेविएशन तो लिखा नहीं, बट इससे आंसर निकाल लेते हैं। आंसर जो है क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 इंटू 4 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया 3/2 माइनस 1, तो 1/2 इंटू 4, ये 2 डिग्री आंसर आ गया। अब मैं बताता हूँ, देखो ये जनरलाइज भी हो सकता है, बस दोनों साइड का मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है। इसमें मिनिमम डेविएशन नहीं भी लिखोगे, मिनिमम डेविएशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखो कैसे आता है, मैं प्रूव करके बताता हूँ। देखो पहली सरफेस पे मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ लिखूंगा,
स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे क्या लिखूंगा, देखो स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस। तो पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लिखूंगा n1 sin i इक्वल टू n2 sin r1, ठीक है। तो अगर छोटे छोटे एंगल है तो n1 i लिख दिया मैंने इक्वल टू n2 r1 लिख दूंगी, ठीक। ऐसे सेकंड सरफेस पे लिखूंगा, सेकंड सरफेस पे क्या लिखूंगा, देखो n2 sin r2 इक्वल टू n1 sin e, ठीक है। दूसरी वाली सरफेस पे, फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब छोटा छोटा एंगल होगा तो n2 r2 इक्वल टू n1 e, ठीक है। तो पहले केस में तो ये आ गई इक्वेशन, दूसरे केस में ये इक्वेशन आ गई। अब जो डेविएशन आता है यहाँ से डेविएशन देखो जरा कितना आ रहा है, i प्लस ई माइनस ए। अब ये वाला जो फॉर्मूला होगा ना i प्लस ई माइनस ए, इस फॉर्मूले तो मैंने ये वाले फॉर्मूले में तो मैंने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं लगाई, ये इसमें तो कोई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं। तो अब यहाँ से देखो मैं i प्लस ई, आई की जगह क्या लिख दूं, यहाँ से i की जगह यहाँ से लिखूंगा ना तो ये क्या आ जाएगा n2 upon n1 r1, यही आ गया। यहाँ से e का वैल्यू यहाँ से लिखूंगा, e का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो n2 upon n1 r2 माइनस a। आपको पता है क्या है, देखो यहाँ से जो है, अब अगर मैं यहाँ से डेविएशन लिखूंगा तो यहाँ से डेविएशन कितना आ जाएगा, देखो ये जो है डेविएशन में n2 upon n1 कॉमन ले लो तो क्या आ गया r1 प्लस r2 माइनस a। तो ये तो हो गया n21 a माइनस a, तो डेविएशन कितना आ गया n21 माइनस इंटू a। मतलब आपको ये समझ आया कि ये जो फॉर्मूला होगा इस फॉर्मूले में मिनिमम डेविएशन नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। बस कंडीशन इस फॉर्मूले के लिए दो कंडीशन है, तो दोनों साइड का मीडियम सेम हो और एक स्मॉल एपेक्स एंगल हो, ठीक है। इस फॉर्मूले के लिए भी दो कंडीशन है, दोनों साइड का मीडियम सेम और मिनिमम डेविएशन। ये फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन नहीं भी होगा तो चलेगा, लगा देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से प्रूव कर लिया। अगला क्वेश्चन समझते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब तीनों एंगल सेम सेम, ठीक है, दोनों साइड एयर है। प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू गेट मिनिमम डेविएशन। यहाँ डेविएशन कितना चाहिए आपको, मिनिमम डेविएशन चाहिए। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू बता दें कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको यहाँ मिनिमम डेविएशन बोल देगा। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन याद रखना आपको। मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या, मिनिमम डेविएशन का मतलब i इक्वल टू ई एंड साथ में r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू a/2, और a/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि a कितना दिया है, a का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है क्या। इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, ये इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब a कितना हो जाता है 60 डिग्री। अगर a का वैल्यू 60 डिग्री हो गया तो r1 r2 दोनों का वैल्यू बराबर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से r1 r2 30 डिग्री आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, i चाहिए ना, i चाहिए तो स्नेल्स लॉ लगा दूं। तो n1 sin i इक्वल टू n2 sin r1। अब n1 कितना हो गया बाहर एयर, sin i का वैल्यू पता करना है n2 मतलब प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 sin r1 का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो sin i का वैल्यू कितना आ गया, देखो 3/2 sin 30 का वैल्यू 1/2, तो sin i का वैल्यू कितना आ गया 3/4। अब मुझे क्या चाहिए था क्वेश्चन में i, तो i की जगह क्या लिखा जा सकता है sin इनवर्स 3/4। 37 डिग्री नहीं होगा, ध्यान रखना, 3/5 नहीं है 3/4 है, ठीक है। तो i का वैल्यू ये आ गया, तो i का वैल्यू क्या आ गया sin इनवर्स 3/4, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने जो है ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है मिनिमम डेविएशन कितना होगा। मिनिमम डेविएशन पूछा जाता तो फिर आप क्या कर देते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते कि यहीं से मिनिमम डेविएशन मिनिमम i का वैल्यू पता लग गया, i और i प्लस i माइनस a, मतलब 2i माइनस a, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये डेल आई ग्राफ दिया हुआ है, डेविएशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब यहाँ डेविएशन आ रहा है 30 डिग्री, और जब 30 डिग्री डेविएशन आ रहा है ना तो पहला इंसिडेंस एंगल कितना है 30 और दूसरा इंसिडेंस एंगल कितना है 60। मतलब 30 पे डेविएशन और 60 पे डेविएशन दोनों पे सेम और वो 30 डिग्री है। तो आपको क्या पता करना है, प्रिज्म एंगल मतलब ए की कैलकुलेशन करनी है मुझे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं जरा। आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और सोल्व करने के लिए ट्राई करो, मैं कंटिन्यू में सोल्व करता हूँ, ठीक है। अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो ये मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना यहाँ पे। डेल मिनिमम वाला फॉर्मूला क्या होता है 2i माइनस a, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि मिनिमम डेविएशन थोड़ी है यहाँ वाला। तो डेविएशन वाला फॉर्मूला लगना है यहाँ पे क्या i प्लस e माइनस a। अब देखो डेविएशन कितना आ गया 30 डिग्री, i का वैल्यू कितना आ रहा है 30। अब जितना यहाँ पे जो आ रहा होगा ना, यहाँ डेविएशन और यहाँ डेविएशन सेम है, मतलब ये अगर i है ना
अगर मैं आई को ई से इंटरचेंज कर दूं तो दोनों जगह डेविएशन सेम आएगा क्या? मैंने नोट लगा के लिखा भी था। तो ये कितना आ गया? 30 से 30 गायब हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, आप चेक क्रॉस वेरीफाई भी कर लो जरा। देखो डेविएशन क्या लिखा था मैंने? आई प्लस ई माइनस है। अब अगर मैं आई का वैल्यू ये कर दूंगा, आई का वैल्यू क्या कर दूं? 30, तो इस सिचुएशन में ई 60 आएगा। और अगर मैं आई 60 कर लूंगा तो ई कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और दोनों ही सिचुएशन में डेविएशन क्या आ जाएगा? सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन नोट करना, वीडियो पोस्ट करना, सोल्व करना। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ इंसिडेंट रे आ रही है 45 डिग्री, ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, नॉर्मल से 45 डिग्री पे रे आ रही है। प्रिज्म एंगल 75 डिग्री दिया है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है। बाहर का मीडियम कुछ नहीं, मतलब अपने को एयर मान लेना है। फाइंड R1 R2 E एंड डेल, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। R1 R2 E डेल क्या है जो अपन ने डेरिवेशन में लिखे थे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जरा। R1 R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। R1 R2 का वैल्यू कितना आएगा देखो, पहले स्नेल्स लॉ लगा दूं। N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। ठीक है, R1 लिख देता हूं यहाँ पे। N1 A है तो 1 आ गया sin 45 डिग्री, N2 कितना हो गया? √2 sin R1, तो ये 1/√2 आएगा। 1/√2 √2 sin 45 sin R1, तो sin R1 का वैल्यू कितना आ गया? sin R1 का वैल्यू 1/2 हो गया। इसका मतलब R1 का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। पहला आंसर तो यार। ठीक है, आपको पता है R1 प्लस R2 कितना होता है? A। R1 30 डिग्री है, R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। A कितना है? 75 डिग्री। ये प्रिज्म एंगल है, A है क्या? तो R2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 45 डिग्री। R2 आएगा। ठीक है, दो आंसर आ गए, R1 आ गया, R2 आ गया। E कैसे निकालेंगे? सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। N1 sin, सॉरी, जो सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ कैसे लिखोगे? N2 sin R2 इक्वल टू N1 sin E। तो N2 का वैल्यू कितना है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2। sin R2 का वैल्यू कितना हो गया? sin 45, बाहर तो एयर है, sin E। तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो E का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, √2 1/√2 1 sin E। तो E का वैल्यू आ गया कितना? sin E का वैल्यू 1 आ रहा है क्या? sin E का वैल्यू 1 आ गया, मतलब E का वैल्यू 90 डिग्री हो गया होगा। अब E भी आ गया अपना, एक आंसर E भी हो गया। E भी तो पूछा था ना क्वेश्चन में। तो अपन ने 3 आंसर आ गए, R1 आ गया, R2 आ गया, E आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर I प्लस E माइनस A। तो डेविएशन कितना है? I कितना है? 45। इंसिडेंस एंगल तो 45 हो गया, प्लस 90 माइनस A कितना हो गया? 75। तो डेविएशन को सोल्व करो जरा, कितना आ रहा है? यहाँ से 135 हो जाएगी। 135 माइनस 75 करूंगा तो कितना हो गया डेविएशन? 60 हो जाएगी। 75 5 चला गया, 130 30 40 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो डेविएशन का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। तो चारों आंसर आ गए अपने। क्या क्या देखो, एक तो R1 पूछा था क्वेश्चन में, R2 पूछा था, E पूछा था और डेविएशन पूछा था। तो 4 आंसर अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यहाँ मैंने प्रिज्म एंगल बना दिया, ये प्रिज्म बनाया, प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है और इस प्रिज्म की एक साइड पे मैंने पॉलिश कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा बोला गया, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस मतलब ये वाली सरफेस पे। ठीक है, मान लो यहाँ से लाइट कुछ एंगल पे आई और सेकंड सरफेस पे जो लाइट रे आ रही है ना, वो रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस का मतलब मैंने बताया था नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, सेकंड सरफेस पे रिट्रेस कर रही है, यहाँ देखा देखो, सेकंड सरफेस विल रिट्रेस इट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू पता करना है कितना होगा। तो आप सोल्व करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, सोल्व करो। मैं सोल्व कर देता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता करना है कि यहाँ पे आई। अब मुझे पता है यहाँ से जो रे टकरा के जा रही है वो रे किस टाइप से जा रही है, यहाँ पे इस टाइप से आ रही है, ये 90 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब ये 90 डिग्री क्या होगा? ये 90 डिग्री कौन सा वाला एंगल है? R2 90 नहीं है, R2 तो 0 हो गया। इसका मतलब R2 का वैल्यू कितना हो गया? 0। यहीं से सोल्व करना शुरू करता हूँ। R2 का वैल्यू 0 हो गया तो R1 प्लस R2 कितना लिखते हो आप? 30 डिग्री। तो R1 प्लस 0 इक्वल टू 30, तो R1 का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है मुझे? तो N1 कितना आ गया? A है sin I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। N2 का वैल्यू नहीं दिया क्या? sin R का वैल्यू तो कितना आ गया? sin 31/2। एक काम करो, यहाँ N2 का वैल्यू ना √2 लिख लो। तो यहाँ √2 लिखूंगा तो sin I का वैल्यू कितना हो गया?
साइन आई का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, √2 इंटू 1/2, तो साइन आई का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, तो आई कितना हो गया 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी को ऐसे समझ नहीं आता ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से ज्योमेट्री लगा के भी निकाल सकते हो। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया होगा 60, तो ये वाला पहला एंगल R1 जिसको बोलते हो कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन सोल्व किया तो आई वाली कितना आ गया 45 डिग्री। R1 का वैल्यू डायरेक्ट लिख लो या फिर फॉर्मूला लगा के भी लिखा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में ये वैल्यू डेटा मिसिंग हो गया था तो बाद में लिख दिया मैंने। क्लियर है, तो I1 अपना 45 डिग्री आ गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है तो देखो समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, ये ट्रायंगल अपने को प्रिज्म दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ने जनरलाइज प्रिज्म, ठीक है, और प्रिज्म एंगल कितना हो गया ए, ये जो ए ना, ए क्या है प्रिज्म एंगल है। क्लियर है, अब यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है, ये वाली रे इंसिडेंट रे आपको दिख रही होगी, ये रे इंसिडेंट रे आ गई, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये डॉट डॉट लगा दिया मैंने नॉर्मल। अब यहाँ इंसिडेंट रे आ रही है। अब यहाँ कोई इंफॉर्मेशन बाकी आपको दी नहीं है कि इंसिडेंस एंगल कितना है, ए कितना है, ए का वैल्यू नहीं पता आपको, बट आपको क्रिटिकल एंगल पता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रिज्म का मीडियम डेंसर है, मान लेते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया एन, एन जो है क्या मान लिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एन तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और इधर वाला मीडियम एयर है और इधर वाला मीडियम भी एयर है, तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालूंगा, n sin IC इक्वल टू 1 sin 90 करके यहाँ पे जो है मैं क्रिटिकल एंगल पता कर सकता हूँ, तो साइन क्रिटिकल एंगल पता लग जाएगा यहाँ से कितना आ रहा है 1/n, और यहाँ से IC का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो मैं कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ, वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अगेन वापस मैं एक बात बोलूंगा, नीट वाले बच्चे डायरेक्ट याद रखें, ठीक है, ये रिजल्ट डायरेक्ट नीट वाले बच्चों को याद रखना है। अभी मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा, डेरिवेशन आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, यही वाले बच्चे जो एडवांस के लिए काम कर रहे हैं वो डेरिवेशन पे भी ध्यान दें थोड़ा। तो क्या है, देखो पहला रिजल्ट, अगर मान लो यहाँ इंसिडेंस एंगल कुछ भी हो जाए, इंसिडेंस एंगल से कोई मतलब नहीं, पहले दो केस में फर्स्ट एंड सेकंड नोट रखूंगा। पहला क्या है, अगर a ग्रेटर देन 2 IC, IC क्रिटिकल एंगल यहां से निकाल लिया, प्रिज्म एंगल ये रहा, अगर a ग्रेटर देन 2 IC है तो ये वाली जो रे यहां से एक बार तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर जो सेकेंड सरफेस से ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगी, मतलब ये वाले मीडियम को क्रॉस नहीं करने वाली है, ये वाली सरफेस को क्रॉस करके उधर नहीं जाएगी, मतलब यहाँ सेकेंड सरफेस पे TIR होगा ऑलवेज। ठीक है, कब, जब a ग्रेटर देन 2 IC हो जाए, चाहे इंसिडेंस एंगल कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, इफ a ग्रेटर देन 2 IC all rays are reflected back from second surface। ठीक है, सेकेंड सरफेस से बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब सेकेंड सरफेस पे TIR होगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए। क्लियर है, पहला पॉइंट a ग्रेटर देन 2 IC डायरेक्ट याद रखो। सेकेंड पॉइंट क्या, अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां इंसिडेंस एंगल में कुछ भी कर दूं, यहां से जितनी भी रेज होगी इस सरफेस से सारी रेज बाहर आएगी, मतलब इंसिडेंस एंगल यहां कुछ भी हो जाए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए a लेस देन इक्वल टू IC, यहां सेकंड सरफेस पे TIR नहीं होगा, सारी रेज बाहर जाएगी, नो रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेकंड सरफेस, यहां इस सरफेस को सारी रे क्रॉस करके इधर पार कर जाएगी। ठीक है, पहला वाले केस में क्या था, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ TIR हुआ, इस वाले सेकंड वाले केस में क्या, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑलवेज, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए। ठीक है, नो रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सेकंड सरफेस, ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस पे सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा सर, ग्रेटर देन 2 IC हो गया, लेस देन IC हो गया, अगर इनके बीच में कुछ एंगल हुआ तो क्या होगा, जैसे ऐसा कुछ हो गया लेस देन IC, a जो है ग्रेटर देन IC बट लेस देन इक्वल टू 2 IC, तो इस सिचुएशन में हो सकता है कभी इंसिडेंस एंगल बदलू में तो कुछ रे का TIR हो जाए और कुछ का रिफ्लेक्शन हो जाए, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है। क्लियर है, पहले वाले दो केस ऑलवेज वैलिड है, वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, कितने ही वेरिएबल पार्ट हो जाए, बट अगर ये वाली कंडीशन दी गई है इसका मतलब सेकंड सरफेस पे TIR होगा, ये वाली कंडीशन दिया है
मतलब सेकंड वाली सरफेस पे सारी रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले तो कंडीशन याद रखें आप डायरेक्ट, ठीक है, प्रूफ मैं बता दूंगा, वो जेईई एडवांस वाले बच्चे देख लेना, और बाकी देखने को देख सकते हो पर प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होगा, यहाँ अगर एयर ना हो और इसको पानी में डाल दो, पानी में डाल दो तो क्या होगा, पूरे मीडियम को पानी में डाल दे तो कंडीशन नीचे वाली तो यही रहेगी, बस यहाँ से क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ जो एन होगा ये प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आईसी, बाहर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 90 और क्रिटिकल एंगल निकाल के उससे भी क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी इसका क्वेश्चन लिखता हूँ इस नोट पे बेस्ड, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ इस नोट पे बेस्ड, फिर इस क्वेश्चन को अपन ये प्रूव करूंगा कि 1 और 2 कैसा है, अब फिर 1 और 2 ही प्रूव करने की जरूरत है, थर्ड प्रूव करने की जरूरत नहीं। क्लियर है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो मैंने इस नोट पे बेस्ड 2 क्वेश्चन लिख दिए। पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखो क्या है, ये प्रिज्म है और प्रिज्म का ये प्रिज्म एंगल ए दिया है, इधर एयर है इधर एयर है, इंसिडेंट रे आ गई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म का मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, ए, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म सो दैट नो रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस पीआर। ये सरफेस पीआर से रिफ्लेक्ट होके वापस रे नहीं आनी चाहिए, तो आपको इस क्वेश्चन में ये बता देना है कि एपेक्स एंगल का वैल्यू क्या कर दूं मैं। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन नोट करो और फिर ये समझो कि कौन सा वाला केस होगा। 1 2 3 तीन नोट में मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें से आप समझे कौन सा वाला पॉइंट है और आंसर कैलकुलेट करो। मैं सोल्व करता हूँ कंटिन्यूअस, तो क्या है देखो कौन सा वाला पॉइंट है, यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं। तो इसको सोल्व करेंगे ना तो आपको ये समझ आ गया होगा, सेकंड वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ से हर बार रेज बाहर निकले और हर बार रेज बाहर निकलेगी कब, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, और यहाँ से बाहर कब निकलेगी रे, जब A इज लेस देन इक्वल टू IC, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब A का वैल्यू पता करना है, A का वैल्यू हमेशा क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो A का वैल्यू पता लग जाएगा आपको। अब क्रिटिकल एंगल कैसे पता लगाएं, देखो क्रिटिकल एंगल के लिए मैंने आपको क्या होता है, स्नेल्स लॉ, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। ठीक है, N1 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का √2 साइन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे आती है तो बाहर साइन 90 पे आ गई, तो साइन क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री, मतलब आपका आंसर क्या होगा, A लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब इस प्रिज्म का जो एंगल है ना, अगर मैं 45 डिग्री से कम कर दूं या 45 डिग्री भी कर दूं इवन, तो क्या होगा, ये वाली रे यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से भी बाहर आएगी। ठीक है, यहाँ से भी बाहर आ सकती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया A लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन लिखने के बाद। ये प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल 120 डिग्री है, प्रिज्म एंगल कितना दे दिया मैंने, 120 डिग्री देखो, और ये प्रिज्म का कोई मटेरियल है जो मैंने ब्लैक शेड करके बनाया। ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, इधर से इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, बाहर इसमें पानी भरा हुआ है और पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आई थिंक आपको पता होगा 4/3, मैंने बोला भी ये याद रखो क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाहर पानी भरा हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या पता करना है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दूं, सो दैट लाइट रेज कैन नॉट इमर्ज फ्रॉम सेकंड सरफेस। ये वाली सरफेस सेकंड सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सेकंड पे रिफ्लेक्शन हो और यहां से रे बाहर ना जाए, इसका मतलब आपको क्या कराना है, इस सरफेस पे TIR हो जाना चाहिए। तो अब आप ये सोचो कि कौन सा वाला केस होगा, 1 2 3 जो मैंने 3 लिखा था ना, उनमें से कौन सा वाला केस है। ठीक है, सोचो जरा और सोल्व करो आंसर। पहले क्वेश्चन लिख लो, वीडियो पॉज करो, फिर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो, मैं सोल्व करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा ये केस, जो फर्स्ट वाली लाइन लिखी थी ना मैंने, A ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ IC, ये वाला केस हो गया है। ठीक है, अब A की जगह तो 120 डिग्री दिया है, पहले IC का वैल्यू निकाल लो। इधर IC का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो IC का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर देता हूं मैं यहाँ पे। IC का वैल्यू जो है आपने स्नेल्स लॉ लगा लिया, N1 sin IC इक्वल टू N2 sin R। अब एक चीज ध्यान रखनी, N1 तो प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मुझे कैलकुलेट करना है, साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू इक्वल टू N2 4/3 आएगा। अब यहाँ एयर नहीं है, देखो पिछले क्वेश्चन में एयर थी, इसमें एयर नहीं है, यहाँ आ गया साइन 90 डिग्री, तो साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ गया, देखो 4/3n। ठीक है, अब यहाँ से 4/3n वैल्यू आ रहा है n। अब मेरे को n की वैल्यू पता करना है क्या, यहाँ a की जगह तो क्या लिख दूंगा मैं। अब एक काम ये करना होगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे तो साइन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे कोई ना कहीं साइन लिखता हूँ, साइन है ग्रेटर देन साइन ट्वाइस ऑफ IC, इस टाइप से लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब ट्वाइस ऑफ साइन ए ग्रेटर देन साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, साइन 120 ग्रेटर देन, अब ये ट्वाइस ऑफ साइन आईसी को कैसे कैलकुलेट करना है, इस ट्वाइस ऑफ साइन आईसी को, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसा लिख दूं मैं, ए ग्रेटर देन 2 आईसी है ना, इसको a बाई 2 कर दो ताकि मुझे यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, a बाई 2 ग्रेटर देन आईसी आ गया, तो यहाँ लिख दिया साइन a बाई 2 ग्रेटर देन साइन आईसी, ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे वो साइन 2a वाला फॉर्मूला नहीं लगाए। साइन a बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, साइन 60 हो जाएगा, कैसे हुआ, a का वैल्यू कितना है 120 है क्या, a का वैल्यू 120 पुट करूंगा तो साइन 60, और यहाँ से साइन आईसी का वैल्यू कितना आ रहा है 4/3n। अब साइन 60 का वैल्यू शायद आप सभी लोगों को पता होगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 4/3n। तो n का वैल्यू कितना आ गया, देखो n का वैल्यू आ गया n ग्रेटर देन 8/3√3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अलग क्या था कि बाहर भी कुछ न कुछ मीडियम था। ठीक है, बाहर मीडियम है तो क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, जो क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन है वो मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, क्रिटिकल एंगल अपन पढ़ भी चुके हैं, तो अब आना चाहिए आपको क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो a ग्रेटर देन 2 IC लिख लेना था आपको। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल थे ये सिंपली न्यूमेरिकल तब हो जाएंगे जब आपको वो तीन नोट के जो 3 पॉइंट डायरेक्ट याद हो। नहीं याद होंगे तो आप उनको डिराइव करने बैठोगे, डिराइव करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो अब मैं उनका डेरिवेशन बता देता हूँ, वो उनके लिए ओनली जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखो तो अपन नोट के जो पॉइंट्स मैंने अभी एक्सप्लेन करे हैं 3 पॉइंट्स, और उसके बेसिस पे अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया, उसको मैं डिराइव करके बताता हूँ आपको किस टाइप से वो आता है। ठीक है, तो प्रूफ कर देता हूँ, जो नोट लगाया था अपन ने उसका प्रूफ कर रहा हूँ। तो क्या है, देखो प्रूफ, ये मान लो मैंने एक प्रिज्म मान लिया है, ये तो प्रिज्म आ गया। ठीक है, इधर एयर है, इधर भी एयर मान ली। ठीक है, एयर मान लो, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे क्रिटिकल एंगल से, और ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल मैंने एपेक्स एंगल क्या मान लिया, एपेक्स एंगल ये मान लिया। यहाँ से वो इंसिडेंट रे आ रही है, अब ये इंसिडेंट रे क्या होगी, यहाँ पे पहले टर्म पहली सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन बना देता हूँ मैं, पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली लाइन जो है नॉर्मल होगी, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल आ गया, नॉर्मल खींच दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार रिफ्लेक्शन होगा, क्या रिफ्लेक्शन होगा तो ये एंगल अगर मान लो कुछ ही वाला एंगल रहा होगा, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होकर डेंसर मीडियम में आ रही तो इस टाइप से आ जाएगी क्या रे। फिर मैंने क्या किया, दूसरे वाले पॉइंट पे, इस वाले दूसरे वाले पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और ये पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब सारा खेल सेकंड सरफेस से होता है, क्योंकि जो नोट लगा के लिखा है ना अपन, उसमें सेकंड सरफेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे ये वाला इंसिडेंस एंगल, ये वाला इंसिडेंस एंगल को अपन R2 से डिनोट करते हैं, क्या R2। ठीक है, सेकंड सरफेस पे जो इंसिडेंस एंगल आता है ना, उसको आप क्या लिखते हैं, R2। ये जो नॉर्मल आ गया, नॉर्मल से जो ये एंगल आ गया, ये एंगल क्या लिख दिया मैंने, R2। अब ये R2 पे सारा खेल डिपेंड करेगा। पहला, अगर ये जो R2 का वैल्यू है, यहाँ TIR कराना है मुझे, या फिर इस रे को बाहर निकालना है। ठीक है, तो सारी रेस अगर यहाँ से बैक आ जाए तो ये जो R2 है ना, इस R2 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, R2 का वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब R2 यहां से ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब मैं तो क्या करता हूं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी कराऊंगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी कराने पे क्या होगा, ये R1 R2 तो दोनों वेरी करेंगे, R1 भी वेरी करेगा और R2 भी वेरी करेगा। तो मैं R2 की कुछ ऐसी वैल्यू ले लूं, R2 की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, R2 की जो मिनिमम वैल्यू है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, पहले ये वाली रेस जो है यहां से और यहां से, ये वाली ऑलवेज यहाँ पे क्या हो, इस वाली सरफेस को क्रॉस ना करे। ठीक है, तो मैं पहले कंडीशन निकाल रहा हूं किसके लिए, इंसिडेंट रे डज नॉट क्रॉस सेकेंड सरफेस। तो उस सिचुएशन पे ये जो R2 है ना, उस R2 का वैल्यू यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, पर वो जो R2 है ना, वो क्या होगा, यहाँ से वेरिएबल होगा, ये आई वेरी करूंगा, R1 वेरिएबल होगा, R2 वेरिएबल होगा, क्योंकि आपको पता है ना R1 प्लस R2 क्या होता है, आपको ये पता होगा, R1 प्लस R2 का वैल्यू A होता है, जो तो कांस्टेंट, अगर ये प्रिज्म को फिक्स कर दिया मैंने तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 का सम कांस्टेंट आ जाएगा, पर ये जो R2 है ना, उस R2 की मेरे को क्या करनी है, जो मिनिमम वैल्यू है,
R2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी, R2 की मिनिमम वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाए। R2 की अगर मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई तो फिर बाकी रिमेनिंग वैल्यू तो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो ही जाएगी। ठीक है, अब R2 की जो है मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो ये भी समझ लेते हैं। R2 की मिनिमम वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ी आ गई ना तो फिर ये सारी रेस जो है यहाँ से TIR हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मिनिमम वैल्यू बड़ी होगी तो बाकी उससे ज्यादा तो बड़ी होगी सही। ठीक है, जैसे मान लो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ गया 40 डिग्री और R2 का जो वैल्यू आ रहा है, R2 की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज है ना वो 40 से ज्यादा हो जानी चाहिए। अगर R2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज 40 से ज्यादा है तो R2 की जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी वो तो 40 से ज्यादा होगी ना। ठीक है, तो ये R2 मिनिमम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब मुझे R2 मिनिमम का वैल्यू निकालना है, तो यहां से देखो R2 का मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, R2 को ऐसे लिख दूं, R2 इक्वल टू A माइनस R1। जब R2 मिनिमम होगा तो A माइनस R1 क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा ये। और R2 जो मिनिमम होगा, अब ये R1 की मैक्सिमम वैल्यू कहां से आएगी, R1 देखो A तो कांस्टेंट है, R2 की मिनिमम वैल्यू होगी तो R1 मैक्सिमम होगा। और R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सोचो जरा कितनी हो सकती है। ये R1 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब I का वैल्यू 90 कर दूं, और I का वैल्यू अगर मैं 90 कर दूंगा तो जो R1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। ठीक है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। कब होगी वो, जब ये I जो है यहाँ से नॉर्मली इस सरफेस के अलोंग जाएगा ना, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट 90 डिग्री इंसिडेंस एंगल हो जाए, उस सिचुएशन पे R1 मैक्सिमम होगा और वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो R2 का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ गया मेरे पास, R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो A माइनस IC आ गया क्या। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, A माइनस IC ग्रेटर देन IC, तो A ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ IC आ गया। पहली कंडीशन प्रूव हो गई क्या, पहली कंडीशन का मतलब वो कंडीशन प्रूव हो गई जब ये रे यहां से क्रॉस ना करे। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन अपन ने प्रूव कर ली। अब एक कंडीशन और बताई थी मैंने, तो दूसरी कंडीशन क्या थी, इंसिडेंट रे ऑलवेज क्रॉस। अगर इंसिडेंट रे ऑलवेज क्रॉस करें, ऑलवेज क्रॉस सेकेंड सरफेस, ये जो सेकेंड सरफेस है ना वहां पे ऑलवेज क्रॉस कर जाए, मतलब यहां पे हमेशा क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे हमेशा रे बाहर चली जानी चाहिए। इस पॉइंट पे रे बाहर चली जाए, इसका मतलब यहाँ पे जो रे है, यहाँ पे जो ये एंगल आ रहा होगा R2 वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से कम। अब वो क्रिटिकल एंगल से कम हो, अब तो उसका मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, जैसे मैंने यहाँ मिनिमम वैल्यू लिखा है ना, वैसे यहाँ क्या लूंगा, R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, लेस देन क्रिटिकल एंगल। R2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वो वापस वही सेम कहानी जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था। अब देखो R2 का वैल्यू तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगी तो बाकी रिमेनिंग तो सारी कम होगी, और कम होगी तो ये क्रॉस हो जाएगी इधर। अब वापस R2 का मैक्सिमम वैल्यू यहां से लेके आता हूं, जरा कितना होगा, R1 प्लस R2 कितना, A, R2 क्या लिख सकता हूं, A माइनस R1। अब मुझे R2 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो A माइनस R1 का मिनिमम वैल्यू चाहिए, और आपको पता है R1 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। 0 कब हो जाएगा, R1 का मिनिमम वैल्यू 0 कब हो जाएगा, जब ये रे एजीटी जैसे आ जाए, नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए, तो R1 का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 0। तो R2 का जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, A। तो A क्या हो गया, A लेस देन IC। इक्वलिटी भी लगाऊंगा, इक्वलिटी क्यों, क्योंकि वो क्रिटिकल वाला केस हो जाएगा। वो मतलब यहाँ पे जो है सेकंड सरफेस पे जो है रे कैसे आ जाए, अगर सेकंड सरफेस पे जो है ना ये रे क्रिटिकल एंगल पे आ रही होगी तो भी मीडियम तो क्रॉस हो ही गया ना, दूसरे मीडियम में आ गई ना। दूसरे मीडियम में क्यों आ गई, देखो n sin IC इक्वल टू 1 sin 90 लिखूंगा ना, इसका मतलब ये मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया, मतलब दूसरे मीडियम में चले गए, तो इसमें इक्वलिटी भी आती है। ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले आपका जो दोनों नॉट वाले पॉइंट बताए थे मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए आप लोगों को। तीसरा पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के मिडल वाला हो जाएगा, वो तो उसमें आई पे वैल्यू डिपेंड करेगा, कभी हो सकता है क्रॉस हो जाए, कभी हो सकता है क्रॉस ना हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन अपन ने कर लिया तो ये क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो एक टर्म अपन ने पढ़ी थी जब फॉर्मूला डेराइव करा था, तो अपन ने एक टर्म पढ़ी थी मिनिमम डेविएशन, जो अपन ने बड़ा सा फॉर्मूला डेराइव किया था n/1 इक्वल टू साइन a प्लस डेल min बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। जब वो फॉर्मूला डेराइव किया तो अपन ने वो फॉर्मूला डेराइव किया था मिनिमम डेविएशन के लिए। तो एक टर्म वहाँ मिनिमम डेविएशन तो आ गई, और एक टर्म और होगी मैक्सिमम डेविएशन। तो देखो मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन क्या है, दोनों को समझ लेते हैं। पहले तो मैं मिनिमम डेविएशन लिख देता हूँ, वैसे अपन एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते हैं मिनिमम डेविएशन एंड मैक्सिमम डेविएशन। मिनिमम
मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन क्या है देखो, पहला जो बता रहा हूं मैं, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो क्या होता है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जो प्रिज्म होगा, यहाँ पे मान लो मैंने प्रिज्म बना लिए हैं, ये प्रिज्म एंगल ए आ गया, ठीक है, यहाँ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे बना दी मैंने, इंसिडेंट रे आ गई, I1 I2 एंगल आ गए, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये इंसिडेंट एंगल आई आ गया, यहाँ पे ये जो है R1, दूसरा ये वाला एंगल R2, ये दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये वाला एंगल ये हो गया, ठीक है, R1 R2 ये हो गया। तो यहाँ पर ने डेविएशन का जो फॉर्मूला लिखा था, जो डेविएशन आता था क्या आता है देखो बता देता हूँ मैं, जो डेविएशन आता है I प्लस ई माइनस ए, ये तो जनरलाइज डेविएशन था, और R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आया था, ये तो जनरल फॉर्मूले थे। ठीक है, अब इसमें मैंने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाई थी फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है देखो, मिनिमम डेविएशन के टाइम जो है आई और ई बराबर बराबर हो जाते हैं, साथ में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a/2। तो मिनिमम डेविएशन कितना आ जाता है, मिनिमम डेविएशन ट्वाइस ऑफ i माइनस ए। ठीक है, इस टाइप से अपन ने ये कर लिया था। और ये जो ग्राफ आया था, यहाँ पे एक ग्राफ भी खींचा था अपन ने, डेल आई कर्व, और डेल आई कर्व जो है इस टाइप का आया था। ग्राफ के बारे में बोला था मैंने, सिमेट्रिकल नहीं है, पैराबोला नहीं है। ये वाली सिचुएशन पे यहाँ पे आई और ई बराबर बराबर हो जाते हैं, और ये आ गया था यहाँ पे क्या, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। और मिनिमम डेविएशन पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, बाकी हर डेविएशन के करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे। इतनी कहानी अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड है। अब ये जो नेक्स्ट बता रहा हूं ना, ये अपन ने नहीं पढ़ा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मतलब मैक्सिमम डेविएशन कब आने वाला है। तो मैक्सिमम डेविएशन की कहानी भी समझ लेते हैं जरा। ठीक है, अब मैक्सिमम डेविएशन कब होगा देखो, यही जो ये प्रिज्म आ गया, यहाँ पे प्रिज्म एंगल ए बना लिया, यहाँ पे ये प्रिज्म बना देता हूँ पूरा। ठीक है, अब इस प्रिज्म में एक यहाँ इंसिडेंट रे बना ली मैंने, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आ गया। ठीक है, और ये एंगल आई आ गया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल आई आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये रे यहाँ से चलेगी, आगे बढ़ेगी, ये एंगल R1 आ गया, यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ यहाँ ये रे इस टाइप से आगे मान लो, और ये वाला एंगल जो है ये R1 एंगल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है, पहले मैं ग्राफ से समझ आता हूँ इसको, ग्राफ से थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। देखो कैसे डेविएशन और आई ग्राफ, मान लो ये ग्राफ इस टाइप से है। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम डेविएशन चाहिए। मैक्सिमम डेविएशन वाले दो पॉइंट है, एक वाला पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट से मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा होगा। ठीक है, मिनिमम डेविएशन तो ये था। अब मैक्सिमम डेविएशन जो है यहाँ से देख लेना है जहाँ भी होगा। अब ये मैक्सिमम डेविएशन वाला पॉइंट एंड वाला पॉइंट हो गया, और एंड वाले पॉइंट पे जो है डेविएशन क्या लिखता हूँ देखो मैं, आई प्लस ई माइनस ए तो कांस्टेंट है, डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आई और ई। देखो ये जो है ना डेविएशन का मतलब आई का वैल्यू मैक्सिमम करा दो आप तो बस। ठीक है, फॉर मैक्सिमम डेविएशन क्या करना है आपको, बस आई 90 डिग्री कर दो, या फिर मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या करना है आपको, आई 90 कर दिया, या फिर ई को 90 कर दो। ठीक है, आई और ई दोनों में से एक 90 हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम डेविएशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ वाला जो पॉइंट आ रहा है ना मैक्सिमम डेविएशन, और आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आई की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है, या फिर ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90। उसके बाद क्या कर लेना आपको, अब आपने क्या करा, एक वैल्यू 90 डिग्री लगा दी, मान लो आई का वैल्यू 90 डिग्री लगा लेता हूँ। अगर मैं आई का वैल्यू 90 डिग्री कर लेता हूँ, क्या मान लिया मैंने, लेट आई इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आई 90 डिग्री हो गया तो R1 कितना आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, और R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, तो R1 प्लस R2 तो मैं ए लिखता हूँ क्या, और R1 प्लस R2 ए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, R1 की जगह मैं अगर क्रिटिकल एंगल लिख लूँ, क्रिटिकल एंगल प्लस R2 इक्वल टू ए, तो R2 कितना आ गया, ए माइनस आई सी। तो यहाँ से अगर मैंने इसको 90, जब भी क्वेश्चन बोल दिया है ना मैक्सिमम डेविएशन, आप आई को 90 मान दो, आई को 90 मान लिया तो R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, तो R2 ए माइनस आई सी आ गया। देन आप स्नेल्स लॉ लगा लूंगा। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है देखो, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा देखो, ये सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा ना, तो n sin R2 इक्वल टू बाहर वाला 1 sin E। ठीक है,
एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, R2 का वैल्यू यहां से पुट कर लेना, sin E आ जाएगा, ये E का वैल्यू यहां पुट कर लेना, तो आपका जो है मैक्सिमम डेविएशन आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम डेविएशन के केस में क्या करना है आपको, मैक्सिमम जो डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डेविएशन जो है I या E दोनों में से एक को 90 पुट कर लेना, आप हमेशा I को 90 पुट करो, ठीक है। तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए मैंने वापस रिपीट करता हूं, क्या करेंगे, I को 90 पुट कर लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग R1 जो है क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, R2 आ जाएगा, E आ जाएगा, और फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मैक्सिमम डेविएशन में लिखता हूं, देखो क्या आने वाला है, मैक्सिमम डेविएशन जो आएगा वो आएगा आपका 90 डिग्री प्लस E माइनस ए। अब ये E कहां से लेके आओगे, ये स्नेल्स लॉ लगा के ये सारी कैलकुलेशन, ए क्या है, एपेक्स एंगल, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा का पूरा, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन में बेस्ड क्वेश्चन लिख दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2 और एपेक्स एंगल कितना है 60 डिग्री। मान लो मैंने प्रिज्म बना लिया, ये एपेक्स एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये √2 आ गया, बाहर कुछ नहीं बोला है तो आपको एयर मान लेना है, ठीक है। जब तक बाहर कुछ नहीं बोल दिया जाए आप क्या मान लोगे, हमेशा एयर, और √2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आ गया प्रिज्म का। अब क्वेश्चन सोल्व करो, आप पहले क्वेश्चन लिख लो, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट में सोल्व करो, मैं सोल्व करता हूँ कंटिन्यूस। तो देखो पहला सो है मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करता हूँ फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में क्या होगा, देखो मिनिमम डेविएशन में जो होगा वो आपको पता है R1 R2 इक्वल टू a/2 होगा क्या। अब a कितना दिया है, यहां से 60 डिग्री है क्या, तो 60/2 करूंगा ना, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 60/2, तो ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा लेता हूँ पहली सरफेस पे, R1 R2 आ गया, स्नेल्स लॉ। अब जो डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं ना अपन, डेविएशन जो लिखता हूँ I प्लस E माइनस ए, ठीक है। अब आपको पता है I और E बराबर बराबर होता है मिनिमम डेविएशन में, तो ये आ गया 2I माइनस ए, ठीक है। अब ये I कहां से लेके आऊं, R1 आ गया तो स्नेल्स लॉ से लिखूंगा, तो स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकता हूं, देखो स्नेल्स लॉ फर्स्ट सरफेस पे लिख रहा हूं, तो N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको R1 लिख दूंगा, N1 इधर वाला मीडियम ए है तो 1 लिख दिया, sin I अंदर वाला मीडियम √2 है, sin 30 डिग्री, ठीक है। तो sin I का वैल्यू कितना आ गया, देखो √2 इंटू 1/2, sin 30 1/2 आ गया, तो 1/√2 आ गया, तो I कितना आ गया, I का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री, I का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, तो मिनिमम डेविएशन कितना आ जाएगा, ये जो मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन क्या लिखता हूं मैं, मिनिमम डेविएशन 2I माइनस ए, तो मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 45 माइनस 60 डिग्री, तो मिनिमम डेविएशन कितना आ गया, देखो 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब इसे मैक्सिमम डेविएशन में निकाल लेते हैं। मैक्सिमम डेविएशन के केस में मैंने क्या बोला आपको, फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन जो मैक्सिमम डेविएशन होगा ना, उस सिचुएशन में आपको क्या मान लेना, I को 90 डिग्री मान लिया, मान लो I को क्या मान लिया 90 डिग्री, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर, ठीक है। यहाँ पे अगर 90 से आ रही होगी ना, तो ये क्रिटिकल एंगल पे लिख लेगी क्या, यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब R1 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल, अब क्रिटिकल एंगल पता करते हैं, पहले क्रिटिकल एंगल कितना है, तो पहली सरफेस में स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ, तो स्नेल्स लॉ देखो क्या लिखता हूँ, स्नेल्स लॉ N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। अब तो N1 को एयर, sin I का वैल्यू 90 डिग्री, N2 कितना हो गया √2 sin क्रिटिकल एंगल, तो sin 90 का वैल्यू 1 आ गया √2 sin क्रिटिकल एंगल, तो sin क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है 1/√2। वैसे आपको पता है कि sin IC जो है 1/n होता है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है 45 डिग्री, और यही 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू आया है, ये जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आया है यही R1 के बराबर हो गया। मतलब अब मेरे पास I तो कितना आ गया 90 डिग्री, साथ में R1 कितना आ गया 45 डिग्री, और R2 कैसे निकालूंगा, मुझे पता है R1 प्लस R2 तो A होता है, तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 45 प्लस R2 इक्वल टू A कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो R2 कितना आया होगा 15 डिग्री, R2 का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। अब R2 का वैल्यू अगर 15 डिग्री आ गया तो E कहां से निकालो, E अगेन स्नेल्स लॉ लगा लूंगा, अगेन स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, देखो स्नेल्स लॉ एंड सेकंड सरफेस पे लगाओ है ना, n sin I एक, अब वहां जो है सेकंड सरफेस पे एंगल इंसिडेंट एंगल R2 हो जाएगा 1 sin E। अब n का वैल्यू कितना दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 sin R2, sin तो ये आ गया, R2 का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री sin E। अब यहाँ से E का जो एंगल आ रहा है ना,
ई एंगल का वैल्यू देखूं तो यहाँ से जो है ये तो परफेक्ट एंगल तो नहीं बन रहा कुछ, तो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ से इसको मिटा देता हूं ऊपर से और फिर लिखता हूं जरा, तो किस टाइप से आएगा देखो, ये यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, तो देखो किस टाइप से आएगा साइन ई। तो साइन ई से अगर मैं ई का वैल्यू देखूं तो कितना आ रहा है, साइन इनवर्स √2 sin 15, √2 sin 15 ही रहने दो, उसको सोल्व नहीं करना पूरा, ठीक है। अब डेविएशन का फॉर्मूला कितना, i + e - a, ठीक है। तो डेविएशन कितना आ गया, i की जगह तो कितना रख दिया मैंने 90 डिग्री, 90 रख लिया, e की जगह कितना लिख लिया, ये साइन इनवर्स √2 sin 15 माइनस a की जगह कितना रख दिया 60 डिग्री। तो जो ये डेविएशन आ रहा है ना, ये मैक्सिमम डेविएशन है, ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन। तो मैक्सिमम डेविएशन कितना आ गया देखो, 90 - 60 कितना हो गया 30 प्लस साइन इनवर्स √2 sin 15 डिग्री। ये बाई चांस ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, अगर डेटा थोड़ा सही से सेट नहीं हुआ इसलिए इस टाइप से आंसर आ गया। तो मैक्सिमम डेविएशन का फॉर्मूला आ गया 30 प्लस साइन इनवर्स √2 sin 15, वो जो है मैक्सिमम डेविएशन आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टाइप से मिनिमम मैक्सिमम डेविएशन का अपन ने कैलकुलेशन किया। मिनिमम डेविएशन तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम डेविएशन में एक चीज ध्यान रखनी है, आई को आप 90 कर दो या ई को भी कर सकते हो, पर आई को 90 करो, इजी रहेगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं, थैंक यू।